प्यार का पहला शहर। गाड़ी वक्त मुकर्रर से 10 मिनट कबल ही पेरिस के सेंट लाजार स्टेशन के गंदे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। वो दोनों डिब्बे से बाहर निकले तो सामने पास्कल की फरबा मगर खुश शक्ल खाला खड़ी थी, जो उसे देखते ही पास्कल मुआशेई कहकर उससे लिपट गई। सन्नान को चूंकि इससे पहले फ्रांसीसी खालाओं से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए वो ये खतरा मोल लिए बगैर अपना सामान उठाकर स्टेशन से बाहर आ गया। सामने की इमारत में दफ्तर मालूमात था। वो अंदर चला गया। रिसेप्शन पर एक काले बालों वाली पस्ता कद फ्रांसीसी लड़की दर्जन भर सयाहों को पेरिस में क़याम के लिए होटल और काबिल दीद मकामात के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। सन्नान का तरीक़ा सफ़र आम सयाहों से बेहद मुख्तलिफ था। उसने कभी भी मंजिल का तयन न किया था। एक गाड़ी पर सवार हुए, रास्ते में कोई खूबसूरत कस्बा या गांव दिखाई दिया तो वहां उतर गए। किसी दूसरे सयाह ने खबर दी कि फलां जगह आजकल जश्न हो रहा है तो वहां पहुंच गए। राह चलते किसी ने कार में लिफ्ट दे दी तो उसके साथ हो लिए, चाहे उसकी मंजिल कोई भी हो। इस तरह सफ़र करने में जहां नित नए लोगों और अनजाने शहरों को देखने का मौका मिलता, वहां कई सऊबतें भी उठानी पड़ती। मसलन किसी ऐसी जगह रात हो गई जहां शब बसरी का मुनासिब इंतजाम न हुआ और रात फुटपाथ पर काटनी पड़ी। किसी ने आबादी से कोसों दूर किसी वीराने में उतार दिया। इन मुसीबतों के पेश नज़र उसने एक छोटा सा खैमा और खाने पकाने का मुख्तसर सामान खरीद लिया था। जहां होटल में जगह न मिली वहां कैंपिंग ग्राउंड में चले गए और अपना छोटा सा घर तैयार कर लिया। कैंपिंग ग्राउंड्स यूरोप के हर शहर और कस्बे में मौजूद हैं और वहां हर किस्म की आसाइशें मुहैया की जाती हैं। सन्नान का इरादा था कि पेरिस में कैंपिंग की बजाय होटल में ही ठहरा जाए। चुनाचे उसने काउंटर के पीछे लड़की से इस बारे में दरियाफ्त किया। लड़की ने मेज पर पेंसिल बजाते हुए पूछा कि आपको ज्यादा से ज्यादा कितने किराए का होटल दरकार है। सन्नान ने कहा यही कोई 10 फ्रैंक का। लड़की के हाथ से पेंसिल गिरते गिरते बची। 10 फ्रैंक? नामुमकिन। हाँ अलबत्ता 30 फ्रैंक में शायद। लड़की ने सन्नान की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि ए फकीर, तुम पेरिस में हो और यहाँ होटल होते हैं, धर्मशाले नहीं। सन्नान ने अपने बड़े हुए बालों में हाथ फेर कर सर हिलाया कि ये तो बहुत ज्यादा किराया है। लड़की ने बेचैनी से सन्नान के पीछे जमा सयाहों के हुजूम की तरफ देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया कि वो तो है। सन्नान ने फैसला किया कि कैंपिंग ग्राउंड में ही चला जाए। वहां खैमा लगाने का किराया सिर्फ 2 फ्रैंक यौमिया होगा। सन्नान ने लड़की से कहा कि तो फिर पेरिस में कैंपिंग ग्राउंड का पता दे दीजिए, मेरे पास खैमा मौजूद है। लड़की ने फौरन मेज की दराज से पेरिस का तफसीली नक्शा निकाला और एक नुक्ते पर सुर्ख पेंसिल से निशान लगाकर सन्नान को थमा दिया और बोली कि बुए डी बोलोन कैंपिंग ट्राम सड़क के उस पार मिलेगी। न्योली के पुल पर उतर जाना वहां से करीब ही है। सन्नान ने नक्शा जेब में डाला और लड़की का शुक्रिया अदा करके ट्राम स्टेशन पर चला गया। थोड़ी देर बाद एक दकियानूसी किस्म की ट्राम वहां आकर रुकी। सन्नान ने नक्शा जेब से निकालकर कंडक्टर के सामने कर दिया कि कैंपिंग। कंडक्टर ने नारा लगाया और सन्नान को सामान समेत ट्राम के अंदर खींच लिया। ट्राम खचाखच भरी हुई थी, इसलिए उसने सामान दरवाजे के पास ही रख दिया और खुद भी वहीं खड़ा हो गया। ये पेरिस में रश के औकात थे। लोग अपने दफ्तरों, कारखानों और कारोबारी इदारों में काम करने से फारिग होकर घर को लौट रहे थे। न्योली का पुल आया तो कंडक्टर ने उसे उतार दिया। सन्नान कुछ देर तो ट्राम स्टेशन पर खड़े होकर कैंपिंग को जाने वाली सड़क का तयन करने की कोशिश करता रहा, मगर वहां तो कई सड़कें थीं। वो सड़क पार करके चौक में खड़े नीली वर्दी में मलबूस फ्रांसीसी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही के पास चला गया और उसको नक्शा दिखाकर कैंपिंग को जाने वाली सड़क के बारे में इस्तफसार किया। सिपाही, जो अब तक मुंह में घुसेड़ी हुई सीटी लगातार बजा रहा था, सीटी जेब में रखी, अपनी टोपी दुरुस्त की और नक्शा हाथ में लेकर उसे बेहद गौर से देखने लगा। सिपाही ने सन्नान के कंधे पर थप लगाते हुए कहा, कैंपिंग? बिल्कुल कैंपिंग, सन्नान ने जवाबन सिपाही के कंधे पर थप लगाते हुए खुशदिली से कहा। सिपाही फौरन संजीदा हो गया और उसे रास्ते के बारे में बताने लगा। गुफ्तगू फ्रांसीसी जबान में हो रही थी और सन्नान चूंकि कॉलेज में फ्रांसीसी के पहले पीरियड के बाद ही टेबल जैसे सीधे साधे लफ्ज की अदायगी लताबलो वगैरह न कर सकता था, इसलिए यहाँ भी सिपाही ने जो कुछ कहा उसके पल्ले न पड़ा और वो हिदायतें सुनने की बजाय उसके तेजी से चलते हुए हाथों के इशारे समझने की कोशिश करता रहा। खासी देर की खुशगवार गप के बाद ये हकीकत आश्कार हुई कि कैंपिंग न्योली के पुल के साथ दरियाए सेन के किनारे किनारे जाती हुई सड़क के आखिर में वाक़ है। फासले का तयन फिर भी ना हो सका।
सन्नान ने सिपाही का शुक्रिया अदा किया और दरियाए सीन के ऊंचे किनारे के साथ बने हुए चौड़े फुटपाथ पर चलने लगा। ये बुए डी बोलोन था, जिसका शुमार शहर के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है। पेरिस की ये मशहूर ज़माना बस्ती दरियाए सेन के खामोश पानियों के पहलू ब पहलू मीलों तक चली जाती है। नीचे दरिया की जानिब झांकिए तो किनारे पर छोटे छोटे मकान नजर आते हैं, जिनके खूबसूरत बागीचे पानी की सतह तक चले गए हैं। इन मकानों के मालिक पेरिस के अमीर तरीन अफराद हैं, जो सिर्फ तातीलात के दौरान शहर के हंगामों से दूर यहाँ पर आ बसते हैं। कई जगहों पर किनारे के साथ घास के हरे भरे कतात थे, जिनके आगे रिहायशी कश्तियां यानी हाउस बोट तैर रहे थे। सन्नान ने अपने कदम तेज कर दिए। वो जल्द से जल्द कैंपिंग तक पहुंच जाना चाहता था, ताकि अपना खैमा नस्ब करके फौरन आईफल टावर की तरफ चल दे, जहां पास्कल ने उसे 7 बजे मिलना था। फुटपाथ के पहलू में एक सफेद आहनी फाटक नजर आया तो सन्नान नीचे उतरकर पत्थर की सीढ़ियों के आखिर में वाक़े एक खूबसूरत रिहायशी मकान की एक झलक देखने के लिए रुक गया। जो ही उसने फाटक पर हाथ रखा, मकान के सदर दरवाजे के सामने खड़ा एक खूंखार कुत्ता गुर्राया और एक ही जस्त में फाटक तक आ पहुंचा। सन्नान फौरन पीछे हट गया। कुत्ता फाटक के आहनी सलाखों में अपनी थूथनी घुसेड़े सन्नान तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सन्नान ने एक झुरझुरी सी ली और आगे बढ़ गया। चूंकि इन मकानों के मालिक यहाँ सिर्फ आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर होते हैं, इसलिए वो अपनी गैर मौजूदगी में चौकीदार का काम ऐसे कुत्तों के सुपुर्द कर देते हैं। मकानों और हाउस बोटों का सिलसिला खत्म हुआ तो दरिया के किनारे एक वसी और सरसब्ज सैरगाह दिखाई दी, जहाँ शाहबलूत और बैद के दरख्तों की छांव में चंद बूढ़े मछली के शिकार में मशगूल थे। हर तरफ मुकम्मल सुकून था। सन्नान ने सोचा कि अगर हो सका तो पेरिस के क़याम के दौरान वो ज़रूर कुछ वक्त निकाल कर इस पुरसुकून फ़ज़ा में चंद लम्हे गुजारेगा। बाएं बाजू पर पेरिस के मुतमव्वल लोगों के सफ़ेद बुर्राक मकानों की कतारें थीं, जो नाजुक फ्रांसीसी तर्ज तामीर के दिलकश नमूने थे। खूबसूरत आहनी जंगलों की बैलकोनियाँ, खुशनुमा कुंगरे और शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां बेहद दीदा ज़ेब लग रही थीं। पूरे 2 मील पैदल चलने के बाद जब सन्नान कैंपिंग ग्राउंड के दफ्तर में दाखिल हुआ तो वो थकन से निढाल हो रहा था। कैंपिंग क्या थी, दरिया के किनारे पूरा शहर आबाद था। एक वसी सुपर स्टोर जहां सुई से लेकर मोटरसाइकिल तक दस्तयाब थे। रेस्टोरेंट, कहवा खाने, बावर्ची खाने, कपड़े धोने के कमरे, साफ सुथरे गुस्ल खाने और पूरी ग्राउंड में फैली हुई कुशादा सड़कें, जिनके साथ साथ मुख्तलिफ साइजों के हजारों खैमे नस्ब थे। कारवां भी नजर आ रहे थे, जिन्हें चलता फिरता घर कहना मुनासिब होगा। उन्हें कार के पीछे बांध कर सयाहत पर निकलिए, जहां रात हुई सड़क के किनारे खड़ा करके घर जैसा आराम पाइए। कैंपिंग के दरमियान में लोहे के एक बुलंद डंडे पर फ्रांस का सरंगा परचम लहरा रहा था। सन्नान दफ्तर में अपना नाम, पता वगैरह दर्ज करवाने के लिए दाखिल हुआ तो वहां बेशुमार सयाह जमा थे। सन्नान की बारी आई तो उसने मैनेजर से अपना खैमा लगाने के लिए जगह के बारे में पूछा। मैनेजर ने रजिस्टर पर से नजरें उठाए बगैर टका सा जवाब दिया कि मुझे अफसोस है, हमारे पास जगह बिल्कुल नहीं। सन्नान ने कहा, लेकिन मुझे स्टेशन पर आपकी कैंपिंग का पता। उसने बात काट कर कहा कि हाँ, खामखा भेज देते हैं। सन्नान ने घबरा कर कहा कि लेकिन मेरा खैमा तो निहायत छोटा सा है, किसी कोने खुदरे में फिट हो जाएगा। मैनेजर खामोशी से रजिस्टर पर झुका खाना पूरी में मसरूफ था। सन्नान बोला, देखिए, मैंने आज शाम 7 बजे एक खातून से मिलना है। अगर मैं रिहाइश की तलाश में वापस शहर गया तो यकीनन देर हो जाएगी, 6 बजने वाले हैं। मैनेजर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, खातून को मिलने जाना है। जाने हमारी मौजूदा नस्ल को क्या हो गया है, लड़कियों के चक्करों में ही पड़े रहते हैं। सन्नान ने कहा, लेकिन ये आम लड़की तो नहीं है, मुझे हर सूरत। मैनेजर ने रजिस्टर से सर उठाकर कहा कि मैंने कह दिया ना, कोई जगह नहीं। मुस्यो, तुम जैसे नौजवान को पेरिस जैसे शहर में लड़कियों की कमी नहीं होगी। ये नहीं और सही। सन्नान ने आखिरी बार इल्तिजा की कि प्लीज। मैनेजर ने खुश दिली से कहा कि देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि तुम ग्राउंड की 4 दीवारी के बाहर खैमा लगा लो, मैं मोतरिज नहीं हूँगा। कल सुबह शायद जगह निकल आए, फिर तुम अंदर खैमा नस्ब कर लेना। सन्नान मायूस होकर दफ्तर से बाहर आ गया। ग्राउंड के बाहर खैमा लगाने का सवाल ही पैदा ना होता था। वो खैमा लगाकर अपना सारा सामान उसमें रख कर शहर जाए और उसकी गैर हाजिरी में कोई फाका ज़दा सयाह
मजे से सब कुछ समेट कर चंपत हो जाए। बाहर निकलते वक्त मैनेजर ने उसे बताया कि अगर पेरिस पर सयाहों की बेपनाह यलगार की बिना पर तमाम होटल भरे पड़े हैं, मगर शहर के कदीम इलाके मुमारत में अगर तलाश की जाए तो शायद किसी प्राइवेट होटल या घर में जगह मिल जाए। आम हालात में शायद वो इतना बददिल न होता, मगर उसे रह रह कर इस बात का ख्याल आ रहा था कि उसे कहीं आईफल टावर तक पहुंचने में देर न हो जाए। बहरहाल उसने हिम्मत न हारी और एक मर्तबा फिर अपना सामान उठाकर वापस न्योली के पुल की जानिब चल दिया। अभी वो चंद कदम ही चलने पाया था कि एक कार उसके पहलू में आकर रुकी। कार में 2 सयाह लड़कियां और एक हिप्पी लड़का सवार था। एक लड़की ने शीशा सिरका कर सन्नान से कहा कि तुम अगर शहर जाना चाहते हो तो हम भी उधर ही जा रहे हैं। सन्नान को याद आया कि ये तीनों सयाह भी कैंपिंग के दफ्तर में जगह की तलाश में आए थे और अब वहां से मायूस वापस लौट रहे थे। सन्नान ने फौरन दावत कबूल कर ली, बहुत बहुत शुक्रिया, और पिछली नशिस्त पर बैठ गया। ड्राइवर की नशिस्त पर बैठे लड़के ने दरियाफ्त किया कि तुम शहर में किस जगह उतरना पसंद करोगे। सन्नान ने कहा कि मुझे बताया गया है कि मुमारत के इलाके में शायद रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। उसके साथ बैठी लड़की ने सर हिलाया। ठीक है, हम उस कैंपिंग ग्राउंड में आने से पहले 2 और कैंपिंग ग्राउंड्स में भी हो आए हैं, वहां भी जगह न थी। पूरा पेरिस सयाहों से भरा पड़ा है। हम तीनों ने तो फैसला किया है कि पेरिस की बजाय नजदीकी शहर वॉरसेल्स में रात बसर करें। अगली नशिस्त पर बैठी लड़की ने मुड़कर कहा कि तुम अगर चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। मुमारत का इलाका कदरे खतरनाक है। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। पहले तो सन्नान का जी चाहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ वारसेल्स ही चला जाए, मगर साथ ही उसे पास्कल के कहे हुए अल्फाज याद आ गए कि लोग पहले पहल मेरे हसीन चेहरे को देखकर मुझसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर बैठते हैं और बाद में जब। सन्नान ने कहा शुक्रिया, लेकिन मुझे पेरिस में अजहद जरूरी काम है। लड़की ने कंधे सुकेड़ कर कहा जैसे तुम्हारी मर्जी, और फिर सीधी होकर बैठ गई। उन्होंने उसे मुमारत का इलाका शुरू होते ही एक चौक में उतार दिया। पेरिस का यह हिस्सा तंग और तारीक गलियों और कदीम मकानों पर मुश्तमिल था। जगह जगह गलाजत के ढेर पड़े थे। तमाम गलियां पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से बनी हुई थी और अक्सर मकान बेहद शिकस्ता हालत में थे। सन्नान काफी देर इन गलियों में घूमता रहा, मगर उसे कहीं भी किसी होटल का बोर्ड नजर न आया। एक छोटे से कहवा खाने के बाहर फुटपाथ पर लगी हुई कुर्सियों पर चंद बूढ़े फ्रांसीसी और गैर मुल्की मुसव्विर सुर्ख शराब पीने में मशगूल थे। कहवा खाने का नाम पगाल था। सन्नान अंदर चला गया। कहवा खाने का मालिक एक सफेद झाड़न से काउंटर की सतह साफ कर रहा था। सन्नान ने अपना सामान एक कोने में रखा और काउंटर के सामने एक कुर्सी पर बैठकर उसे कॉफी बनाने के लिए कहा। मालिक ने कॉफी मशीन का हैंडल घुमाया और गर्म गर्म कॉफी की प्याली सन्नान के आगे रख दी। सन्नान ने प्याली उठाई, फूंक मारकर कॉफी के ऊपर आई हुई गाढ़ी झाग एक तरफ की और फिर कॉफी की एक चुस्की लगाकर प्याली काउंटर पर रख दी। सन्नान ने इशारों से अपना मुद्दा बयान करने की कोशिश की कि मौसियो होटल सोने के लिए। मालिक ने झाड़न कंधे पर रखा और हाथ फैलाकर कहने लगा कि नो इंग्लिश, यानी मुझे अंग्रेजी नहीं आती, जाने क्या कह रहे हो। सन्नान ने चिढ़कर उसकी नकल उतारी, नो इंग्लिश, और फिर चुपके से कॉफी पीने लग गया। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। यही हो सकता है कि अगर रिहाइश के लिए कोई जगह न मिले तो वो सामान समेत ही पास्कल से मिलने चला जाए और फिर रात सेन के किसी खूबसूरत पुल तले बसर करके दूसरी सुबह फिर तलाश शुरू की जाए। वो इन्हीं सोचों में गलता था कि उसके कंधे पर किसी ने आहिस्ता से हाथ रख दिया। एक लरजती हुई आवाज आई, हेलो। वो पीछे मुड़ा तो उसके सामने स्याह लिबास में मलबूस एक ज़ईफ औरत खड़ी थी। बुढ़िया ने अपना बगला सर हिलाकर दरियाफ्त किया, होटल मोस्यो। वो शायद कहीं आसपास ही बैठी उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। बुढ़िया के हाथ में एक आहिनी पिंजरा लटक रहा था जिसमें बंद एक गंजा सा बदसूरत तोता सन्नान से नजरें मिलाते ही टैं टैं करने लगा। बुढ़िया ने पिंजरा फर्श पर रखा और उसे खोलकर तोते के गंजे सर पर एक चपत लगाई। तोता फौरन खामोश हो गया। इस काम से फारिग होकर बुढ़िया फिर सन्नान से मुखातिब हुई, मोस्योर होटल। सन्नान ने खुश होकर कहा, हाँ बिल्कुल होटल बड़ी अम्मा, और फिर तोते की तरफ देखकर आंखें झपकाईं। तोता फिर टैं टैं करने लगा। बुढ़िया ने कहर आलूद नजरों से सन्नान की जानिब देखा और एक मर्तबा फिर चपत लगाने का फरीजा अंजाम दिया। उसने पिंजरा उठाकर सन्नान को सर के इशारे से पीछे आने को कहा और कहवा खाने से बाहर निकल गई।
سنان نے جلدی سے کافی کی قیمت ادا کی اور اپنا سامان اٹھا کر بڑھیا کے پیچھے چل دیا۔ بڑھیا بے حد آہستہ آہستہ ہاتھ میں پنجرا لٹکائے اس کے آگے آگے چل رہی تھی۔ ایک دکان کے باہر اس نے سنان کو وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ اندر جا کر ڈبل روٹی اور مکھن وغیرہ خریدا اور باہر آ کر پھر اسی سست رفتاری سے سنان کے آگے آگے چلنے لگی۔ سنان کو اب بے حد کوفت ہو رہی تھی کہ یہ سفید بالوں والی مائی جانے اسے کسی ہوٹل کی طرف لے جا رہی ہے یا یوں ہی پیرس کے گلی کوچوں کی سیر کروا رہی ہے۔ تنگ آ کر سنان نے بڑھیا سے پوچھا، بڑی اماں ہوٹل ہے بھی یا نہیں؟ بڑھیا نے اپنا بگلا سا سر ہلایا، ہوٹل ہوٹل، اور اسی سست رفتاری سے آگے آگے چلنے لگی۔ ایک دو مرتبہ سنان نے جان بوجھ کر طوطے کو اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھائیں اور وہ حسب معمول ٹیں ٹیں پر اتر آیا۔ بڑھیا نے بڑے اطمینان سے اپنی پرانی ترکیبیں آزمائیں اور طوطا پھر خاموش ہو گیا۔ ایک جگہ پتھر کی کئی سیڑھیاں اتر کر وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گئے۔ بڑھیا ایک نہایت بوسیدہ مکان کے سامنے جا کر رک گئی جو کسی صورت میں بھی ہوٹل معلوم نہ ہوتا۔ جگہ جگہ پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور دیواروں کا رنگ ماند پڑ چکا تھا۔ بڑھیا نے کہا ہوٹل اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی اپنا پوپلا منہ کھول کر مسکرا دی۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر مکان کا دروازہ کھولا تو اس کے ساتھ بندھی ہوئی گھنٹی 2 مرتبہ ٹن ٹن بجی۔ سنان نے اپنا سامان فرش پر رکھ دیا اور مکان کا جائزہ لیا۔ یہ ایک نہایت ہی پرانی وضع کی عمارت تھی۔ اندر آنے والے دروازے کے سامنے سے ہی اوپر والی منزل تک لکڑی کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ فرش پر ایک پھٹا ہوا غالیچہ پڑا تھا جس پر نقش تمام پھولوں کا رنگ اب زرد پڑ چکا تھا۔ پورا مکان بالکل غیر آباد لگتا تھا۔ یکدم دائیں ہاتھ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور درمیانی عمر کی ایک خوش شکل عورت کمر کے گرد ایپرن باندھے باہر نکلی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے لیکن ہونٹوں پر جمی لپسٹک بالکل تازہ تھی۔ بڑھیا نے اس عورت سے سر ہلا کر کہا ہوٹل اور پھر سنان کی طرف اشارہ کیا۔ عورت نے مسکرا کر آہا ہوٹل کہا اور اپنا میلا کچیلا ہاتھ سنان کے آگے کر دیا۔ سنان نے ہاتھ چھو کر چھوڑ دیا۔ بے حد گرم تھا، شاید باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں؟ عورت نے ہنس کر جواب دیا تھوڑی تھوڑی۔ سنان نے کہا تو پھر مجھے رہائش کے لیے ایک کمرہ چاہیے۔ عورت نے بڑھیا کے کان میں کچھ کھسر پسر کی اور پھر بڑی دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ سنان کی طرف دیکھا۔ وہ بولی 20 فرینک ہوں گے۔ سنان نے یوں ہی کہہ دیا کہ 20 فرینک بہت زیادہ ہیں، حالانکہ وہ آج کی شب گزارنے کے لیے اس سے دگنی رقم بھی ادا کرنے کو تیار تھا۔ عورت نے حیرت سے پوچھا کہ 20 فرینک ایک ہفتے کے لیے زیادہ ہیں؟ سنان نے خوش ہو کر کہا 1 ہفتے کے لیے؟ اس کا خیال تھا کہ یہ کرایہ 1 دن کا تھا۔ اس نے کہا بہت خوب، ہیں تو زیادہ، بہرحال مجھے کرایہ منظور ہے۔ اس نے اپنا سامان اٹھا لیا اور پوچھا کون سا کمرہ؟ عورت نے کاروباری انداز میں کہا کہ 10 فرینک پیش کی اور دونوں ہاتھ کولوں پر رکھ کر سنان کو تکنے لگی۔ سنان نے فوراً مطلوبہ رقم ادا کر دی۔ بڑھیا نے جو اس عورت کی ماں تھی طوطے کا پنجرا ہال کے ایک کونے میں رکھا اور ایک بڑا سا برش اٹھا کر سیڑھیاں صاف کرنے لگی۔ عورت نے 10 فرینک اپنے بلاؤز میں اڑس لیے اور سنان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں پر گرد کی تہیں جمی تھیں اور ویسے بھی مخدوش حالت میں تھیں۔ سنان نہایت احتیاط سے قدم رکھتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ تیسری منزل پر عورت ایک کالے رنگ کے بڑے دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ عورت نے مڑ کر سنان کو کہا کمبخت اندر ہی ہے، جان بوجھ کر جواب نہیں دے رہا۔ سنان اس معمے کو حل نہ کر سکا کہ اندر کون کمبخت ہے اور کیوں جواب نہیں دے رہا۔ تھوڑی دیر بعد عورت نے دروازہ خوب زور زور سے پیٹا۔ خاصی دیر بعد دروازہ ذرا سا کھلا اور اس کے پیچھے ایک آنکھ دکھائی دی۔ عورت نے ایک دم کواڑ کو دھکیل کر پورا دروازہ کھول دیا۔ ان کے سامنے صرف ایک نکر میں ملبوس ایک لمبا تڑنگا حیرت زدہ نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی اس کے چوڑے سینے پر جنگلی گھاس کی طرح بکھری پڑی تھی۔ تنگ کمرے میں تصویر کشی کے تمام لوازمات بکھرے پڑے تھے، رنگوں کے ڈبے، خالی کینوس، برش، مٹی کے تیل کی بوتلیں وغیرہ۔ عورت اس سے بولی کہ پال ابھی اور اسی وقت میرا کمرہ خالی کر دو، نیا کرایہ دار آ گیا ہے۔ وہ بولا لیکن میڈم جی ابھی تک میری بیوی لوئس قہوہ خانے میں کام کر کے واپس بھی نہیں لوٹی۔ میڈم جی نے مصنوعی حیرت سے منہ پر ہتھیلی رکھتے ہوئے کہا تمہاری بیوی؟ اور پھر سنان سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ ہر مہینے بدلتا ہے، بیوی وغیرہ کوئی نہیں، تاشتا ہے۔ نکر میں ملبوس مصور پال نے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ میں معاشرے کے گھسے پٹے اقدار پر یقین نہیں رکھتا۔
लुइस और मैं ज़हनी तौर पर एक दूसरे के इतने करीब हैं कि जिस्मानी कुर्बत बेमानी होकर रह गई है। मैडम जी गरज कर बोली, और शायद इन्हीं घिसे पिटे अक़दार पर बेयकीनी की वजह से तुमने पिछले 3 माह से कमरे का किराया अदा नहीं किया। पॉल ने वहीं खड़े खड़े इल्तिजा की कि लुइस को इस हफ्ते तनख्वाह मिलेगी तो जरूर अदा कर दूंगा। मैडम जी ने मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी कि जरूर अदा कर दूंगा, और दोबारा सन्नान से मुखातिब होकर कहने लगी, औरत की कमाई खाता है कमबख्त। और फिर एकदम चीखी कि अभी और इसी वक्त कमरा खाली कर दो, वरना मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगी। सन्नान इस नाखुशगवार सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसने आगे बढ़कर मैडम जी से कहा कि मेहरबानी करके आप इस मुसव्विर को कमरे से बाहर निकालने की जहमत गवारा न करें, मैं रिहाइश के लिए कोई और जगह ढूंढ लेता हूँ। वो बोली, तुमने जो 10 फ्रैंक पेशगी अदा किए हैं वो वापस नहीं दूंगी। सन्नान ने अपना सूटकेस उठाया और बगैर कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसे ऊपर से आवाज आई, ए मिस्टर। सन्नान ने पीछे मुड़कर देखा तो मुसव्विर बमा अपनी इकलौती निककर उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। वो बोला, आप खामखा अपने 10 फ्रैंक जाया ना करें, मैं ही चला जाता हूँ। ये शाइलॉक की बच्ची वैसे भी मुझे बाहर निकालने पर तुली हुई है। सन्नान कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा। उसने पूछा, तुम आज शब जाओगे कहाँ? मुसव्विर बोला, अपनी पिछली बीवी मेरा मतलब है दोस्त लड़की के यहाँ जाकर सो रहूंगा। सन्नान ने पूछा, और जो मोहतरमा कहवा खाने में काम करके वापस नहीं लौटी उनका क्या होगा? वो बोला, उसको तुम रख लेना। रख? सन्नान का सांस वहीं रुक गया, लेकिन मुसव्विर बोला, हाँ हाँ क्या कबाहत है, लुइस निहायत खुशशक्ल लड़की है। सन्नान ने कहा, वो तो ठीक है, मगर क्या? सन्नान ने जान छुड़वाने की गरज से यूं ही कह दिया कि मैं तो शादीशुदा हूँ। मुसव्विर बोला, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, सुना है उधर मशरिक में आम आदमियों के यहाँ भी दर्जन भर तो जरूर होती हैं। सन्नान ने हैरान होकर पूछा, क्या होती हैं दर्जन भर? पॉल ने निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, बीवियां, और क्या? सन्नान हंसने लगा, नहीं दोस्त, ऐसा मेरे लिए कम से कम नामुमकिन है, बहरहाल पेशकश का शुक्रिया। मुसव्विर ने हाथ मलते हुए कहा, खैर मैं अभी अपना सामान उठा लेता हूँ और लुइस को जाकर इत्तला कर दूंगा कि आज के बाद छुट्टी। मैडम जी इस दौरान में कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाए उन दोनों की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी से सुनती रही। सन्नान और पॉल दोनों ऊपर कमरे में आ गए और मुसव्विर ने अपना मुख्तसर असासा एक बोरी में बंद करके कंधे पर उठा लिया। उसने मुस्कुराकर सन्नान से कहा, अच्छा दोस्त, फिर मुलाकात होगी। सन्नान ने दरियाफ्त किया, कहाँ? वो इस मुसव्विर की इनफरादियत पसंदी से बेहद मुतासिर हुआ था। मुसव्विर बोला, यहीं मुमारत के किसी कहवा खाने में। ये कहकर वो सीढ़ियां उतरने लगा। सिर्फ निक्कर में मलबूस, कंधे पर बोरी उठाए हुए ये बारिश मुसव्विर उसे बेहद अच्छा लगा। मैडम जी ने सीढ़ी का डंडा पकड़कर जोर से उसे आवाज दी, अरे वो पॉल के बच्चे, और वो 3 माह का किराया? पॉल ने हॉल में जाकर पीछे मुड़कर देखा और फिर आंख मीच कर मुस्कुरा दिया। मैडम जी के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई, बदमाश कहीं का। कमरे के कोने में एक पुराना आहनी पलंग पड़ा था। फटे हुए गद्दे में से लटकते हुए मुतअद्दिद स्प्रिंग इस बात की गवाही दे रहे थे कि पलंग या तो अपनी लंबी उम्र पूरी कर चुका था और या फिर उसके साथ कुछ ज्यादतियां हुई थी। इसके अलावा एक खटारा किस्म की अलमारी थी जिसका एक किवाड़ गायब था और अंदर बियर और वाइन की खाली बोतलें औंधी पड़ी थी। कमरे में पानी का नल और एक टूटा हुआ मुंह हाथ धोने का चीनी का बना हुआ बर्तन भी था। सन्नान ने नल की टूटी घुमाई तो सिवाय शू शू की आवाजों के और कुछ बरामद न हुआ। मैडम जी ने माजरत भरे लहजे में कहा कि ये पॉल का बच्चा गुस्ल खाने में जाने की बजाय यहीं कमरे में नहा लिया करता था, इसलिए मैंने नीचे से ही पानी बंद कर दिया था, अभी खोले देती हूँ। कमरे में एक ही खिड़की थी जो गली की जानिब खुलती थी। गली के उस पार मुमारत का कदीम इलाका निहायत दिलकश लग रहा था। पुरानी तर्ज के तंग मकान जिनकी बैल्कनियों पर मकीनों ने फूलों के गमले सजा रखे थे। इन सब से परे सेक्रेकर के मशहूर कलीसा के खूबसूरत मशरकी तर्ज के गुंबद डूबते सूरज की हल्की शुआओं में चमक रहे थे। सन्नान खिड़की से मुड़ा तो मैडम जी अभी तक वहीं खड़ी थी। सन्नान चलता हुआ दरवाजे तक आ गया और बोला, बहुत अच्छा कमरा है। वो चाहता था कि मैडम जी अब यहाँ से चली जाए ताकि वो जल्दी से तैयार होकर पास्कल को मिलने चला जाए। उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम ने एक उचटती सी निगाह सन्नान पर डाली और फिर मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसने सीढ़ियों के पास जाकर कहा, और हाँ, रख लेते, लड़की बुरी नहीं। सन्नान ने हैरत ज़दा होकर पूछा, कौन सी लड़की? वो बोली, वही लुइस, पॉल की दाश्ता।
सन्नान ने जवाब देना मुनासिब न जाना और हंसकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने घड़ी पर वक्त देखा तो 7 बजने को थे और उसे ये भी इल्म न था कि शहर के इस हिस्से से आईफल टावर तक का फासला कितना है और वहां पहुंचने में कितना वक्त दरकार था। बहरहाल मुंह हाथ धोने का तरद्दुद किए बगैर उसने जल्दी से कपड़े बदले और कमरा मुकफ्फल करके सीढ़ियों पर आ गया। हेलो, सन्नान ठटक कर रुक गया। उसके साथ वाले कमरे के दरवाजे का किवाड़ जरा सा खुला था और एक काले बालों वाली और काली आंखों वाली खूबसूरत लड़की बीच में से झांक रही थी। सन्नान ने लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट लाकर जवाब दिया हेलो और जल्दी से नीचे उतर गया। जाने कौन थी। नीचे हॉल में आया तो मैडम जी कोने में रखे हुए एक पुराने सोफे पर बैठी सिगरेट के कश लगा रही थी। उसके सामने तबाई पर एक बोतल और सुर्ख शराब से भरा हुआ ग्लास धरा था। ये शायद सन्नान के पेशगी किराए का करिश्मा था। सन्नान ने पूछा मैडम जी क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आईफल टावर जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। मैडम जी, जिसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे, एक दिल नवाज मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाकर बोली तुम्हें न बताऊंगी तो और किसको बताऊंगी। सन्नान उस वक्त इस किस्म की बेमकसद बातें सुनने के मूड में न था। वो बाहर निकलने लगा तो मैडम जी हंसने लगी। वो बोली घबरा गए। दाएं हाथ पर चौक में मेट्रो यानी जेर जमीन रेलवे का स्टेशन है, वहां से आईफल टावर के लिए गाड़ी मिल जाएगी। सन्नान ने कदरे झुककर कहा शुक्रिया। उसे एकदम ख्याल आया। उसने पूछा हाँ, मेरे साथ वाले कमरे में कौन रहता है। मैडम जी ने लहरा कर कहा चलो उसे ही रख लो। सन्नान ने झल्ला कर पूछा किसे। वो बोली उसी फ्रैंको अल्जेरियन लड़की को जो तुम्हारे साथ वाले कमरे में रहती है। सन्नान बड़बड़ाता हुआ मकान से बाहर आ गया। वाकई मुमारत बेहद खतरनाक इलाका था। सन्नान मैडम जी के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ चौक में आ गया। मेट्रो के बोर्ड के पहलू में उतरती हुई सीढ़ियां तय करके वो एक तवील जमीनी रास्ते के दरवाजे पर आ गया जिसके आखिर में स्टेशन का प्लेटफॉर्म था। सन्नान तेजी से चलता हुआ जब इस जमीनी रास्ते के आखिर में दाखिले के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां खड़े चेकर ने उससे टिकट तलब किया। सन्नान ने परेशान होकर चेकर से पूछा कि टिकट प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलते क्या। टिकट चेकर जो दूसरे मुसाफिरों के टिकट देखने में बहुत मसरूफ था जल्दी से कहने लगा नहीं, इस जमीनी रास्ते के शुरू में जहां से तुम आए हो टिकट की खुदकार मशीनें नस्ब हैं। सन्नान ने पीछे मुड़कर फरलांग भरे लंबे रास्ते को एक नजर देखा और फिर चेकर से कहने लगा आप टिकट की रकम मुझसे यहीं से ले लें और किसी तरह एक टिकट इनायत कर दीजिए। आप टिकट की रकम मुझसे यहीं से ले लें और किसी तरह एक टिकट इनायत कर दीजिए, मुझे कहीं बहुत जल्दी पहुंचना है। चेकर ने रुखाई से जवाब दिया कि इन सब लोगों ने भी कहीं न कहीं जल्दी पहुंचना है, टिकट सिर्फ रास्ते के शुरू में नस्ब शुदा मशीनों पर ही मिल सकते हैं। ये कहकर वो दूसरे मुसाफिरों के टिकट देखने लगा। सन्नान इस चेकर और फ्रांसीसी रेलवे सिस्टम को कोसता और भागता हुआ वापस पहुंचा। मशीन में सिक्का डालकर टिकट हासिल किया और फिर हाँफता हुआ वापस आया। इस भाग दौड़ में 15 मिनट जाया हो गए। उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी दाखिल हुई तो सन्नान उसमें फौरन सवार हो गया। गाड़ी हरकत में आई तो साथ वाले मुसाफिर से पूछने पर मालूम हुआ कि ये गाड़ी आईफल टावर के बिल्कुल मुखालिफ समत में जा रही है। सन्नान बेचैनी और लाचारगी के आलम में अपने होंठ काटता अगले स्टेशन पर उतर गया। उजलत की वजह से वो बौखला सा गया। उसकी समझ में न आता था कि कौन से प्लेटफॉर्म पर जाए और किस गाड़ी पर सवार हो। जबान की नावाकफियत की बिना पर वो किसी से अपना मुद्दा भी बयान न कर सकता था। बिलाखिर ड्यूटी से फारिग एक कंडक्टर ने उसकी मुश्किल हल की और दुरुस्त समत जाती हुई एक गाड़ी पर सवार कर दिया। कंडक्टर की हिदायत के मुताबिक उसने कनकॉर्ड के स्टेशन से गाड़ी बदली और फिर आईफल टावर के स्टेशन पर उतर गया। सन्नान स्टेशन से बाहर आया तो 8 बज रहे थे। दरियाए सेन के किनारे मशहूर जमाना आईफल टावर एक जिन्नाती परिंदे के मानिंद जमीन में अपने आहनी पंजे गाड़े आसमान की वुसअतों को छू रहा था। टावर के खोल के नीचे सयाहों के ठठ लगे थे। फोटोग्राफर, आइसक्रीम बेचने वाले, तस्वीरी पोस्ट कार्ड्स और सोवेनियर के खोखे, कहवा खाने गर्ज के खूब रौनक थी। सन्नान को यह देखकर बेहद हैरत हुई कि आईफल टावर जो दूर से एक आम मीनार नजर आता था, हुजम में इतना बड़ा था कि उसके 4 पांव तले हजारों अफराद बखूबी समा सकते थे और इनमें एक धान पान सी लड़की की तलाश खासा दुश्वार अमर था। सन्नान सयाहों के हुजूम को चीरता हुआ हर एक को यास उम्मीद की नजरों से देखता और फिर आगे बढ़ जाता। पास्कल वहां न थी। उसे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि वह जरूर 6:45 बजे वहां पहुंची होगी और उसे वहां ना पाकर मायूस वापस लौट गई होगी। वो जरूर यही समझती होगी कि सन्नान की दिलचस्पी भी और लोगों की तरह वक्ती तौर पर थी।
اور بعد میں صورتحال کا احساس کرتے ہوئے اس نے اسے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس خیال نے اسے بے حد غمگین کر دیا۔ اسے اب پیرس اور اس کی پرفسوں شام سے بالکل دلچسپی نہ رہی۔ وہ ٹاور کے سامنے والے پل پر کھڑا رہا، اس موہوم امید میں کہ شاید پاسکل کو ہی وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی ہو، مگر رات گئے تک پاسکل نہ آئی۔ وہ یقیناً 7 بجے ہی آئی ہوگی، سنان نے اداس ہو کر سوچا، بلکہ 6:45 بجے جیسا کہ اس نے ہنس کر وعدہ کیا تھا۔ 12 بجے کے قریب جب آئیفل ٹاور اور اس کے گرد و نواح میں پھیلتے ہوئے وسیع باغ سیاحوں سے خالی ہونا شروع ہو گئے اور دریائے سین کے کنارے اکا دکا جوڑوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، تو وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا واپس اسٹیشن پر آ گیا اور وہاں سے گاڑی پر سوار ہو کر مومارت میں اپنے مکان پر آ گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کپڑے اتارے، سامان میں سے اپنی سفری رضائی نکال کر پلنگ پر بچھائی اور اس میں گھس کر چپکے سے لیٹ گیا۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ کیوں نہ کل صبح ہی پہلی گاڑی سے ہسپانیہ روانہ ہو جائے۔ اگرچہ وہ پیرس میں پہلی مرتبہ آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ جتنے روز بھی یہاں رہے گا، پاسکل کی یاد اس کے ذہن پر سوار رہے گی اور وہ پیرس جیسے حسین شہر میں خوش نہ رہ سکے گا۔ پھر ایک موہوم سی امید نے جنم لیا، ہو سکتا ہے کہ اس شہر کے گلی کوچوں میں کسی روز پاسکل اسے راہ چلتے ہی مل جائے۔ وہ کہتی تھی کہ میں ہر شام دریائے سین کے کنارے اکیلی گھومنے جاتی ہوں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ چند روز کے لیے پیرس میں ضرور ٹھہرے گا اور ہر شام دریائے سین کے کنارے پاسکل کو تلاش کرے گا۔ وہ انہی خیالوں میں غلطاں تھا کہ اسے نیند نے آ لیا۔ رات کے پچھلے پہر ساتھ والے کمرے سے ایک دم تیز موسیقی کی بھرپور آواز آئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ موسیقی کے ساتھ کسی مرد کے کہکہوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جانے یہ لڑکی اب تک سوئی کیوں نہیں، سنان نے سوچا۔ اس نے رضائی سے سر نکال کر باہر دیکھا تو اس کا چھوٹا سا کمرہ چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ پچھلی شب سونے سے قبل کھڑکی بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے سفری رضائی اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی اور پلنگ سے اٹھ کر کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے پیرس کا حسین شہر چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ مومارت کے قدیم مگر خوش نظر مکان اور ان سے پرے سکریکر کے سفید گنبد بھی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ ہر سو ایک سحر انگیز سکوت طاری تھا، جس میں صرف ساتھ والے کمرے سے بجنے والی تیز موسیقی مخل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تیز موسیقی ختم ہو گئی، ایک لمحے کے لیے سکوت مکمل ہو گیا اور پھر آہستہ سے ستار کی اداس اور درد بھری تانیں فضا میں گونجنے لگی۔ یورپ میں آج کل جہاں مشرقی عادات و اطوار کو اپنایا جا رہا ہے، وہاں مشرقی موسیقی بالخصوص ستار بھی بے حد مقبول ہو رہی ہے۔ موسیقی کے رسیا لڑکے اور لڑکیوں کے پاس مشرقی موسیقی کے ریکارڈ ضرور ہوتے ہیں۔ اگرچہ ساتھ والے کمرے میں بجنے والا ریکارڈ کسی منجھے ہوئے موسیقار کا نہ تھا، تاہم وطن سے دور پیرس جیسے شہر میں اس چاندنی رات میں ستار کی دل آویز دھنوں نے سنان پر رقت طاری کر دی۔ تمام شب اس کے دل کے عمیق کونوں میں جو اداسی کروٹیں بدل رہی تھی، ستار کی دل نشیں سروں نے اسے اور بھی گہرا کر دیا۔ دل میں ایک دریچہ کھلا اور ایک منموہنی سی صورت نے جھانکا، اور پرے اس سے پرے اور پھر اس سے پرے دریچے کھلتے گئے اور ہر ایک میں سے پاسکل جھانکنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں گھمبیر اداسی تھی اور وہ سنان سے مخاطب تھی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ تم سے پہلے بھی اور لوگوں نے مجھ سے جھوٹے وعدے کیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمیشہ صرف رحم اور ہمدردی کے جذبات کی بھکاری بن جاتی ہوں۔ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میرا کشکول ان سے بھر چکا ہے۔ مجھے محبت کی تلاش تھی جو مجھے مل نہ سکی۔ میں آج بھی دریائے سین کے کنارے اکیلی گھومتی رہی، اکیلی اکیلی۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ ہم اس کا اگلا حصہ لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔